हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अरस्तू का विरेचन सिद्धांत। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तू का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने पोएटिक्स में काव्य का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया और बहुत से मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस ग्रंथ में अरस्तू ने अनुकरण और विरेचन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाकाव्य, त्रासदी और प्रहसन का विवेचन किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और काव्य रूपों का विवेचन विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक है, इसलिए इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं अत्यधिक प्रचलित और मान्य हैं। अरस्तू की इन परिष्कृत मान्यताओं का श्रेय उनके गुरु प्लेटो को भी दिया जा सकता है, जिन्हें प्रथम काव्य शास्त्री माना जाता है। प्लेटो ने प्रत्येक ज्ञान और व्यवहार को सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर परखा है। साहित्य की परख भी उन्होंने इसी दृष्टि से की है। अपने युग के साहित्य पर उन्होंने 3 आरोप लगाए। पहला, साहित्य सत्य की छाया का अनुकरण करता है, अतः वह अज्ञान जन्य होता है। दूसरा, साहित्य सत्य से दूर होता है। और तीसरा, साहित्य क्षुद्र मानवीय वासनाओं को उभारता है, अतः वह हानिकारक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो काव्य को हीन दृष्टि से देखते थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने इन तीनों आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा कि साहित्य अनुकरण नहीं अपितु नवीन सृष्टि होता है। वह सत्य से दूर नहीं होता, बल्कि उसमें इतिहास की अपेक्षा अधिक व्यापक और सार्वभौम सत्य होता है। और साहित्य वासनाओं का संपोषण नहीं करता, बल्कि विरेचन करता है। इस प्रकार हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। विरेचन शब्द यूनानी कथार्सिस का रूपांतरण है। यद्यपि अरस्तू से पूर्व यूनानी काव्य शास्त्र में विरेचन शब्द का प्रयोग हो चुका था, किंतु एक सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन अरस्तू के बाद ही हुआ। सामान्यतः विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है और कथार्सिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र का। इस प्रकार विरेचन से तात्पर्य है आयुर्वेद में निहित उपचार विधियों और औषधियों द्वारा वात, पित्त, कफ जन्य विकारों का निष्कासन करना, जिसके फलस्वरूप शरीर पुनः अपनी प्राकृतिक स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद में विरेचन शब्द शारीरिक विचारों को निष्कासन अथवा संशोधन के लिए रूढ़ है, जबकि काव्य शास्त्र में यह मनोविकारों के शमन के लिए प्रयुक्त होता है। वस्तुतः अरस्तू के समक्ष प्लेटो के काव्य सिद्धांतों की चुनौती थी, क्योंकि प्लेटो ने सामाजिक उपयोगिता और नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने समय की कविताओं का मूल्यांकन किया, किंतु तत्कालीन यूनानी कविता उसके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों के अनुरूप खरी नहीं उतरती। इसलिए उसकी धारणा बन गई है कि कविता मनुष्य की दूषित भावनाओं को पोषित कर उसे अनैतिक और पौरुषहीन बनाती है, जबकि अरस्तू ने प्लेटो के द्वारा
कविता पर लगाए गए आक्षेपों का निराकरण करते हुए त्रासदी को ऐसे कार्य व्यापारों का अनुकरण कहा जो मूलतः करुणा और त्रास मनोभावों को उजागर उनका विरेचन करती है। अरस्तु ने परवर्ती व्याख्याकारों ने लक्षण के आधार पर विरेचन के 3 अर्थ किए हैं। पहला है धर्मपरक अर्थ। यूनान में भी भारत की तरह नाटक का आरंभ धार्मिक उत्सवों से ही हुआ। प्रोफेसर मरे के मतानुसार वर्षारंभ पर दियोनपुसस नामक यूनानी देवता से विनती की जाती है कि उपासकों को विगत वर्ष के पापों कुकर्मों से मुक्त कर आगामी वर्ष में उन्हें इतना विवेकपूर्ण तथा शुद्ध हृदय बना दे कि वह पाप और मृत्यु आदि से बचे रहें। स्पष्ट है कि यूनान की धार्मिक संस्थाओं में बाह्य विकारों के द्वारा आंतरिक विकारों के शमन का उपाय अरस्तु को ज्ञात था। विरेचन का धर्मपरक अर्थ स्वीकार करने वाले विद्वानों का मत है कि अरस्तु ने विरेचन का लाक्षणिक प्रयोग धार्मिक आधार पर किया और उसका अर्थ था बाह्य उत्तेजना और अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि और शांति। दूसरा है नीतिपरक अर्थ। विरेचन सिद्धांत के नीतिपरक अर्थ की व्याख्या एक जर्मन विद्वान बार्नेज ने की। उनके अनुसार मानव मन में अनेक मनोविकार वासना रूप में स्थित रहते हैं। इनमें करुणा और त्रास नामक मनोवेग मूलतः दुखद होते हैं। त्रासदी रंगमंच पर ऐसे दृश्य प्रस्तुत करती है जिनमें से मनोयोग अतिरंजित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रेक्षक जब उन परिस्थितियों के बीच मानसिक रूप से गुजरता है तो उसके मन में भी त्रास और करुणा के भाव पहले तो अपार वेग से उद्वेलित होते हैं, तत्पश्चात उपशमित हो जाते हैं। वह त्रासदी को देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव करता है, क्योंकि उसके मन में वासना रूप में स्थित करुणा और त्रास आदि मनोवेगों का दंश समाप्त हो जाता है। केवल प्रेक्षागृह में ही इन भावों को स्वस्थ अभिव्यक्ति मिल सकती है, क्योंकि वहाँ हम निडर होकर इन भावों में विहार कर सकते हैं। यही भाव विहार हमें हमारा खोया हुआ मानसिक संतुलन लौटाकर हमें स्वस्थ बनाता है। अतः विरेचन का नीतिपरक अर्थ हुआ मनोविकारों की उत्तेजना के बाद उद्वेग का शमन, औरत जन्य मानसिक विशुद्धता। तीसरा है कलापरक अर्थ। प्रोफेसर बूचर का कथन है कि अरस्तु का विरेचन शब्द केवल मनोवैज्ञानिक अथवा चिकित्सा शास्त्र से ही संबंधित नहीं है, कला सिद्धांत का भी अभिव्यंजक है। त्रासदी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, किंतु इन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना है। उनके अनुसार विरेचन का कलापरक अर्थ है पहले मानसिक संतुलन और बाद में कलात्मक परिष्कार। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार प्रोफेसर बूचर के द्वारा प्रस्तुत विरेचन का भावात्मक पक्ष अरस्तु के शब्दों की परिधि से बाहर है। उनके अनुसार अरस्तु का अभीष्ट केवल मन का सामंजस्य और जन्य विशुद्धता ही था। कलाजन्य आस्वाद अरस्तु के विरेचन की परिधि से बाहर की बात है। इसलिए विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना कदाचित अन्याय संगत नहीं है। वास्तव में विरेचन सिद्धांत अपने ढंग से त्रासदी के आस्वाद की समस्या का समाधान करता है। त्रास और करुणा दोनों ही कटु भाव है। त्रासदी देखते समय
यह कटुता नष्ट हो जाती है और प्रेक्षक मन शांति का उपभोग करता है। मन की यह स्थिति सुखद होती है। अरस्तु को विरेचन से इतना ही अभिप्रेत था। इस सिद्धांत की सीमा बताते हुए डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा प्रेक्षक मन शांति का अनुभव तो करता है पर आनंद का उपभोग नहीं कर पाता। कुछ आलोचकों को तो विरेचन प्रक्रिया के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। उनके अनुसार त्रासदी को देखकर करुणा, भय आदि मनोवेग तो जागृत हो जाते हैं, परंतु उनके रेचन से मन शांति सदा नहीं होती, बल्कि बहुत से नाटक तो केवल प्रेक्षक के भावों को शुद्ध करके ही रह जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र आलोचकों के इस मत को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि सफल त्रासदी का चमत्कार मूलतः रागात्मक है। त्रासदी यदि केवल भावों को शुद्ध कर छोड़ देती तो प्रेक्षक समय और धन खर्च कर त्रासदी देखने क्यों जाते। इस सिद्धांत पर एक आक्षेप यह भी लगाया गया है कि त्रासदी में प्रदर्शित भाव अवास्तविक होते हैं, इसलिए वह हमारे भावों को उत्तेजित नहीं कर सकते। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त इस आक्षेप को खंडन करते हुए कहते हैं कि अनुभव यह बताता है कि हम हेमलेट या भारतेंदुकृत सत्य हरिश्चंद्र नाटक के दुखद प्रसंगों को देखकर रो पड़ते हैं। यह भावोद्रेक निश्चित ही कला चमत्कार का प्रतिफल नहीं हो सकता, बल्कि रागात्मक प्रभाव की परिणति है। डॉक्टर गुप्त विरेचन सिद्धांत की एक सीमा को भी उद्घाटित करते हैं। उनका मानना है कि त्रासदी केवल करुणा और भय का ही परिष्कार नहीं करती, अन्य अवांछनीय भावनाओं, पाप, क्रोध, महत्वाकांक्षा आदि प्रबल मनोभावों की निस्सारता भी बताती है और उन पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देती है। अरस्तु ने प्रेम और शलाघा भावों का अपने विरेचन सिद्धांत में उल्लेख न कर भूल की है। कुछ भी हो, विरेचन सिद्धांत अपनी समस्त शक्ति और सीमाओं सहित पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अरस्तु की एक महत्वपूर्ण देन है। इसके द्वारा अरस्तु ने प्लेटो के काव्य पर लगाए आक्षेप का उत्तर दिया है, काव्य की महत्ता स्थापित की और त्रासदी के प्रभावों को गौरवपूर्ण बनाया। अरस्तु के विरेचन, रिडर्स के अंतर्वृत्तियों के समंजन और शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित हीरे की मुक्तावस्था के अंततः कोई भेद नहीं है। अतः विरेचन सिद्धांत अरस्तु और उसके साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक स्थायी उपलब्धि कहा जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।